जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित गौतम और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट अमित। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये हमारी बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी हमको कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग टाइटल देख चुके हैं, एसएससी सीजीएल 2024 मेंस, और ये अब तक की स्ट्रेटजी वीडियो की सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाली है। आप कंपेयर कर लें। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे टीयर 1 कट ऑफ मार्क्स, मतलब कट ऑफ क्या रहने वाली है, किसी के नंबर्स कितने आ रहे हैं, होम शुड प्रिपेयर फॉर टीयर 2, किन लोगों को एसएससी सीजीएल टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीयर 2, तैयारी हमको कैसे करनी है, व्हाट कंटेंट वी शुड रीड एंड अवॉइड, मतलब हमें क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए इस टाइम, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एनालाइज, हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, एनालाइज कैसे करना है, हाउ टू गेट 320 प्लस, मॉक टेस्ट एनालाइज करने के बाद में हमारे जो मार्क्स आएंगे तो हमें देखना है हम लोग कैसे 320 प्लस, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा 320 प्लस कैसे स्कोर कर पाए मेंस में एक अच्छी जॉब लेने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सब इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या रहेंगी कि हाउ टू प्रैक्टिस की मेन जो रहेगा प्रैक्टिस करनी कैसे कंटेंट पढ़ने के बाद में, हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर, बहुत बड़ी चीज़ है कि एग्जाम में जा रहे हो बहुत अच्छी प्रिपरेशन रही है लेकिन बाद में जाके हम फेल हो गए, हैंडल जो प्रेशर हैंडल वो नहीं कर पाए हम। ठीक है, हाउ टू गेट जॉब सर्विस इन एसएससी के लिए, कि एट द एंड हमारा ये एम रहेगा, ये हमारा एट द एंड एम है कि हमको भैया जॉब लेनी कैसी है, सर्विस लेनी कैसे है तैयारी करने के बाद एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो हम बाय वन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सारी की सारी चीजें। आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, बिल्कुल हिलिएगा मत और ध्यान से सुनिएगा। और जिन लोगों को लग रहा है हमें नहीं सुनिए तो बिल्कुल वीडियो चालू मत कीजिएगा, बीच में भाग जाइए, क्योंकि बीच में जो भाग गया उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप लोग शुरू में हैं तो एंड तक भी रहिएगा। तो अब मैं आपको यहाँ से बात करता हूँ, ये पॉइंट मैं आपको बाद में समझा दूंगा। आज की वीडियो में लिखने का बहुत ज्यादा काम है नहीं, सिर्फ समझाने का है मेरा। आप समझते जाना, जो पॉइंट आपको लगते हैं कि लिखना चाहिए वो बातें आप लिखते रहना, नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं उन लोगों को बहुत बहुत कैंग्रेचुलेशन बोलूंगा जिन लोगों के ठीक नंबर आ रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद में, और जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे ठीक नंबर नहीं भी आ रहे हैं प्रीवियस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो उन लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत एग्जाम है, बहुत आगे एग्जाम आने वाले हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए, अपनी अच्छे दिल से शिद्दत से मेहनत करते रहिए, आप जरूर कामयाब होंगे अपनी लाइफ में आगे चल के। ठीक है, अभी देखिए हम लोग बात करते हैं टीयर 1 कट ऑफ और मार्क्स क्या रहे होंगे। तो मेरा इस बारे में ये कहना है कि मैं फेक नहीं बोलूंगा, कोई भी डेटा यहाँ लिख गया कि भाई कट ऑफ बनाने के लिए बोल के जा रहा है, ऐसा व्यू के लिए नहीं। एक एक्चुअली बात बोलने वाला हूँ, देख लेना आप लोग। आप टीयर 1 का कट ऑफ जो भी एसएससी का बंदा प्रिपरेशन कर रहा होगा, जो भी एसएससी का कैंडिडेट है, वो इस चैनल का नाम को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जानता होगा, जिसका नाम है आरबीई रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन बाय शुभम सर। ठीक है, तो आपने जब यहाँ चैनल पर गए होगे तो इनके यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो डाली हुई है एसएससी टीयर 1 कट ऑफ। आपने जब इनका वीडियो देखा होगा तो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है उसमें कट ऑफ का। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी जनरल सबका, तो वो आप वीडियो देख लो, उसमें आपको टीयर 1 की कट ऑफ का थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर उस वीडियो में दिए गए नंबर से भी आपके 2-5 नंबर ऊपर नीचे आ रहे हैं कैटेगरी वाइज रॉय स्कोर में, तो आप लोगों को डेफिनेट 100% मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो रही मेरी पहली बात। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा ये है कि टीयर 1 कट ऑफ के बारे में इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपको निराश नहीं होना है, जिनको लग रहा है ठीक नंबर आ रहे हैं मेरे, मान लो जनरल का कैंडिडेट 130-35 नंबर आ रहे हैं, तो आराम से आप तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए। क्योंकि देखो बहुत सी शिफ्ट टफ है, बहुत सी शिफ्ट इजी है, तो उनमें होगा क्या, जिनकी टफ शिफ्ट रही होगी, जिसके 130 नंबर आ रहे होंगे तो नॉर्मलाइज होकर अच्छे खासे नंबर बढ़ जाएंगे, तो टीयर 1 निकल जाएगा। तो इसलिए आप टीयर 2 की तैयारी तो करते रहिए। आपके अगर लग रहा है ना कि थोड़े कम नंबर भी हैं, तब भी आप टीयर 2 की तैयारी कीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ समझा रहा हूँ, बाद में हम इनका एकदम डीप एनालिसिस करेंगे। होम शुड प्रिपरेशन, किनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिनके ठीक नंबर आ रहे हैं, जिनको लग रहा है उनको करनी चाहिए, और जिनके बहुत ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं उनको ऐसा नहीं है कि वो लोग छोड़ दें टीयर 2 के लिए नहीं कर, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, जो भी आपका एग्जाम से टारगेट कर लीजिए आगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीयर 2, हमको एसएससी सीजीएल टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी कैसे, क्योंकि देखो दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 2 एक ओनली पेपर होगा जो आपका पूरा का पूरा लाइफ डिसाइड कर देगा। कहने का मेरा मतलब ये कि आप मान के चलिए कि दिसंबर के एंड में आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 होने वाला है, और अप्रोक्सीमेटली तब ही होगा, या तो दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि दिसंबर 2020 तक जिस आदमी के पास में जॉब नहीं है, जिसके पास में जॉब नहीं है, जो जॉब नहीं कर रहा है, और उसका अच्छे से एग्जाम हो गया, अच्छे से एग्जाम उसका हो गया, और उसने
ठीक स्कोर कर दिया, 300 प्लस स्कोर मारेगा, कोई कैटेगरी का बंदा रहा या जनरल का बंदा रहा, कोई अच्छा स्कोर कर गया, तो भाई आप एक चीज तो ये याद रखो कि 30 दिसंबर के बाद में आप बेरोजगार तो नहीं रहने वाले लाइफ टाइम, यानी कि वो आपका एंड दिन होगा कि जब आप बेरोजगार रहे होंगे अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। दूसरी चीज, हाउ टू प्रिपेयर आपको करनी कैसे है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कौन सा मॉक देना है, कौन सा नहीं देना, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सब सारी चीजें। व्हाट कंटेंट वी शुड रीड, कि हमें पढ़ना क्या है भाई, कौन से टॉपिक पढ़े, इस टाइम क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए ज्यादा, कौन से पे नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें चेक करनी है। फिर जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप मॉक कौन से दोगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे। मॉक के लिए जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे कि टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म हो गया, ग्रेडअप का प्लेटफॉर्म हो गया, ऑलिव बोर्ड का हो गया, ठीक है, तो ये सब हो गए, यहाँ पे आप दोगे। जैसे कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं, मैथ के अच्छे जाने माने टीचर्स हैं, वो सब भी अपनी अपनी जो एप्स हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, उन पर टीयर 2 का देने, जैसे आरपी वाले सर दे रहे हैं, अभी ने मैथ सर दे रहे हैं, तो आप वहां जाके पेपर लगाइए टीयर 2 का। उसके बाद हाउ टू गेट 320 प्लस स्कोर आप दे रहे हो, आप देख रहे हो आपका स्कोर आ रहा है 250, 270, 280 पे जाके कहीं अटक जा रहा है, आप नहीं कर पा रहे 300 तक स्कोर, 300 प्लस नहीं जा पा रहा आपका, तो वो कैसे जाएगा, ठीक है। बाकी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ये सब चलता ही रहेगा अपना, जो कि हम लोग करते ही बात। तो अभी हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी और हम लोग को करना क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब इन पर हम धीरे 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 बात करते हैं। देखो भाई, पहले हम लोग बात कर रहे थे मार्क्स के ऊपर, ठीक है, कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मार्क्स का मेरा मानना है कि जैसे कि आपको ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं ना, तो आप तैयारी में लग जाओ, निराश मत हो। दूसरी ये, क्योंकि देखो मार्क्स की क्या वैल्यू है टीयर 1 के अंदर, मेरा मानना है कि देखो जैसे कोई बंदा है, जनरल का बंदा, मान के चलो कि कट ऑफ गई हमारी 138, ये कट ऑफ गई, और एक बंदा जिसके 138 नंबर आ रहे हैं और एक बंदा जिसके आ रहे होंगे 170 अब की बार प्री में, तो इन दोनों बंदों में क्या फर्क रहा होगा या फिर क्या फर्क रहेगा मेंस प्रिपरेशन के लिए। देखिए इन दोनों बंदों में ये फर्क रहेगा कि जो ये वाला बंदा होगा 170 जिसके प्री में आ रहे हैं अभी, चाहे इसने कम तैयारी करी हो लेकिन फिर भी इसके इजी से या कैसे, लेकिन इससे 170 नंबर आ गया अभी आंसर की अकॉर्डिंग में, इस भाई के नहीं है लेकिन इसने प्रिपरेशन खूब करी, इसका एग्जाम टफ आ गया। दिक्कत क्या रहेगी इन दोनों के अंदर कि इसका जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, इसका जो कॉन्फिडेंस रहेगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए वो अप रहेगा। आ रही समझ में, इसका कॉन्फिडेंस मेंस के लिए रहेगा अप प्रिपरेशन के लिए, और इसका कॉन्फिडेंस रहेगा लो। क्यों? क्योंकि हमारी क्या आदत है सभी स्टूडेंट की, जो भी आदमी प्रिपरेशन करता है, कि हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम लोग करने लग जाते हैं कंपैरिजन, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, हम लोग करते हैं कंपैरिजन, और जब हम लोग कंपैरिजन में लगते हैं तो हम खुद को लो फील कराते हैं। तो इसलिए आपको लो फील नहीं करना है बिल्कुल, जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं आप उस पर खुश रहें, जहां भी हैं, मतलब एक अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सब ले लेना, क्योंकि देखो प्रीलिम्स इनका भी निकला, प्रीलिम्स इनके भी निकलेगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स जुड़ने वाले हैं नहीं, तो आपको इन सब पे तो ध्यान देना नहीं, आपको ये कि आपके इतने 140-45 नंबर आ गए, ठीक है, आप मेंस में लग जाइए बाकायदा, कॉन्फिडेंस को लूज मत कीजिए, कि हो सकता है कि इसके नंबर मान लो जीके की वजह से अच्छा है तो आपकी जीके अच्छी नहीं हो, तो आपको भी पढ़ने के लिए टाइम है, ये तो मार्क्स के ऊपर रहा। अब बाकी आपको प्रिपरेशन करनी कैसी है नंबर लाने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना भाई, देखो आप टॉपिक वाइज चेक करो, जैसे कि अपने पास में सब्जेक्ट है, ये हमारा मेंस है, ठीक है, मेंस में हमारे पास में 4 सब्जेक्ट आ रही हैं, 4 सब्जेक्ट में हमारी कौन सी हो गई, पहली हो गई हमारी इंग्लिश जिसका 135 नंबर का वेटेज है, ठीक है, दूसरी हो गई हमारी मैथ्स जिसका 90 नंबर का वेटेज है, ठीक है, ये हो गई हमारी रीजनिंग जिसका भी हमारा 90 नंबर का वेटेज है, ठीक है, और चौथी हो गई हमारी जीएस जीके, जो भी इसका हमारा 75 नंबर का वेटेज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट को, जो जैसे मान लो मैं मेरी बात करता हूं, तो मुझे पता मेरी मैथ स्ट्रांग है, तो मुझे पता मैं मैथ में अच्छा स्कोर कर सकता हूं, एटलीस्ट मैं 100% स्कोर भी कर सकता हूं अगर मैं अच्छे से पढ़ लूंगा तो ठीक वैसे ही आप लोगों को मेंस के लिए जब आप जा रहे हो, मेंस में जा रहे हो, तो एक सब्जेक्ट इन चारों में से एक सब्जेक्ट ऐसी कर लो जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से रहे होंगे तो उन लोगों की क्या इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो वो लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एटलीस्ट 135 में से 135 भी आप लोग ला सकते हो, ठीक है। तो आपको एक सब्जेक्ट ऐसी कर लेनी जिसमें आप 100% स्कोर ला रहे हो, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप 100% स्कोर ला रहे होगे वो सब्जेक्ट आपको कहीं दूसरे सब्जेक्ट में 2-4 नंबर आपके लैक हो रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे ना, तो वो बैलेंस हो जाएगी चीज, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे किसी का मैथ स्ट्रांग है, या फिर जैसे कि मैथ स्ट्रांग, उसके लिए फायदा क्या है कि जिसका मैथ स्ट्रांग होगा उसका रीजनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा,
समझ लो। हालांकि जिनका इंग्लिश होगा उनका भी अच्छा रहेगा ये, लेकिन थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के बच्चों की मैथ स्ट्रांग होती है ना, तो उनकी रीजनिंग कंफर्टेबली ज्यादा बेहतर मिलेगी आपको, आप पाओगे तो। रहा जीके, जीके चीज ऐसा है कि देखो आप बहुत पढ़ के गए हो, बहुत पढ़ के गए हो, लेकिन जो आपने पढ़ा वो नहीं आया तो आपकी जीके होगी खराब। मैं बहुत कम पढ़ के गया हूँ, लिमिटेड पढ़ के गया हूँ, लेकिन मेरे जो पढ़े में से 15 क्वेश्चन आ गए, मैंने 15 क्वेश्चन लगा दिए मेरे, तो मेरी जीके बन गई बढ़िया। तो जीके कैसे, जीके अनप्रडिक्टेड, लेकिन जीके के बारे में जो हम लोग बात करेंगे तो एक ऐसे क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, ऐसे एरिया के बारे में बात करेंगे जहां से ऐसा ही क्वेश्चन आना ही आना है। जहां से क्वेश्चन ऐसा मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में, ऐसा होना है 25 में से आप 15 क्वेश्चन तो लगा पाओ, एटलीस्ट 45 नंबर ला पाओ अच्छा स्कोर करने के लिए। तो उसके लिए आपको कैसे पढ़नी पड़ेगी जी के, वो सारी बातें। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की, कि आपको मैथ्स कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है। हम बात करते हैं भाई मैथ्स की। मैथ्स का हमारा है 90 नंबर का, ठीक है। जब आप लोग 90 में से हमको लाने कितने, 90, ठीक है। जब आप लोग मैथ्स को पढ़ोगे मेंस के लिए, तो आप एक चीज ध्यान रखो कि अभी जो पैटर्न है 2022 2 साल में टीचर्स ये पेपर लेने जा रहा है टीचर्स इस पैटर्न में। तो इस पैटर्न में क्या है, पहले जैसी बात नहीं है। पहले जैसा मेरा कहने का मतलब है, जब 2017 18 20 21 में जो पेपर चल रहा था जिसमें 100 क्वेश्चन आ रहे थे मैथ्स के, तो उस टाइम मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों को दिक्कत होती थी, थोड़ा डर लगता था कि यार 100 क्वेश्चन आएंगे, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, कोई सिंगल क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। अब क्या हो गया कि सारा का सारा जितने भी टॉपिक है, जितनी मैथ्स आप अब तक पढ़ते आए हो, वो सब की सब मैथ 30 क्वेश्चंस के अंदर सिमट के रह गई है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, 35 36 जाकर टॉपिक है, क्वेश्चन आएंगे 30। तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक तो पढ़ोगे नहीं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीटेड रहे होंगे, 2-3 टॉपिक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो आपको कुछ लिमिटेड टॉपिक है जो आपको पढ़ने, जो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। वो मैथ्स में क्या है, देखो जैसे कि मैं लिख रहा हूं, जो आपको ऐसा है कि जिनमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक ध्यान से देखो। आप आपको पेपर मॉक में देना ना, तो वो चीज वही देखनी है, प्रीवियस पेपर वही देखनी है कि अच्छा क्वेश्चन बना कहां से है, कौन सा टॉपिक जो लगातार अच्छे क्वेश्चन बनाता रहा, या जिसमें उम्मीद रहती है अच्छा क्वेश्चन ही बनाएगा, तो वो कैसे रखोगे। तो देखो एक आप देखो कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाना हो, तो पहला मैं टॉपिक लिख रहा हूं यहाँ, ये आप लिखते रहे ना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसा नहीं है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग निकाल दोगे, लेकिन कई बार ऐसा आता है थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जब थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है तो वो थोड़ा टिपिकल रहता है, उसे समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है सही मिस्टेक कर जाते हैं। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा, इसे आप थोड़ा सही पढ़ लेना, क्योंकि पेपर जब अच्छे बनते हैं, पेपर जब भी कभी टफ बनता है तो क्वेश्चन जरूर मिलता है नंबर सिस्टम से एक अच्छा क्वेश्चन। तो आप एक नंबर सिस्टम पढ़ना। दूसरा आप क्या पढ़ना, दूसरा पढ़ना आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक जिससे अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस आप देखोगे ना, एक ही क्वेश्चन है जो अच्छा बनता आ रहा है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है जो सबसे लंबा बनता है, कि भाई अप स्ट्रीम से इतने में गए, डाउन स्ट्रीम से इतने गए, फिर दोबारा कोई स्पीड देगा, फिर टाइम दे देगा, उसका बना के, यानी बहुत बड़ी इक्वेशन सी बन जाएगी जिसे आपको सॉल्व करना, और वो काफी टाइम ले लेती है, 1 से 1.5 मिनट खा जाती है। तो आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर टॉपिक की आप पहले कर जाओ तैयारी। आप पहले उसको, आप पहले ही, अभी आपके पास में टाइम है सफिशिएंट 50 दिन का, तो आप कम से कम मान के चलिए 50-55 दिन का तो कम से कम टाइम है ही आपके पास में, ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए ना, जो टॉपिक इसका क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को आप करिए, आप उसमें 50-60 क्वेश्चन लगा के चले जाइए, पहले टॉपिक को देख लीजिए अच्छे से। तो उससे होगा क्या, जहां दिक्कत आ रही होगी तो वहां आप ये निकाल लोगे, ये जो क्वेश्चन फंसेंगे वो निकल जाएंगे। तीसरा जब अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि एसआईसीआई है, एसआईसीआई में क्वेश्चन आता है, तो जब सीआई के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें क्या डिजिट थोड़ी उटपटांग रहेंगी, या जैसे कि पॉइंट में जा रहा है, दशमलव के बाद भी संख्या जा रही है वैसा। लेकिन बहुत अच्छा जो क्वेश्चन बनेगा एसआईसीआई तो याद रखना, एसआई की इंस्टॉलमेंट, ये याद रखो, एसआई की इंस्टॉलमेंट हमेशा अच्छा क्वेश्चन बनाएगी। और जब भी आप देखोगे एसआई से पढ़ा होगा आपने भी, सिंपल क्वेश्चन टफ नहीं होते, सीआई की इंस्टॉलमेंट नहीं होती, लेकिन एसआई की इंस्टॉलमेंट होती है ना, वो थोड़ी अच्छी होती है। तो आप एसआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ना मैथ्स के लिए, ठीक है। और आप क्या पढ़ सकते हो, और आपको लग रहा है कि जो टॉपिक पढ़ना चाहिए, एक नाम है जिसका प्रॉफिट लॉस, ठीक है। इसमें पढ़ो। आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है वो ज्यादातर चल रहा है बेईमान दुकानदार वाला, ठीक है, जो खरीदते समय बेईमानी कर रहा है, बेचते समय बेईमानी कर रहा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप ये पढ़ लीजिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ो, एसआई इंस्टॉलमेंट पढ़ो, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। बाकी एक टॉपिक अगर एडवांस मैथ में पढ़ के जाना है आपको, एडवांस मैथ में अगर आपको पढ़ना है तो एडवांस मैथ में आप क्या पढ़ोगे, एडवांस मैथ में आप पढ़ो एक टॉपिक पढ़ो ट्रिगो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री।
त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में आप क्या करो, जितनी भी आइडेंटिटी है, जितनी भी सरसमीका है ना, सारी पढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है ज्यादातर सरसमीका बेस क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आ जा रहा है, तो आप वो पढ़ लो। जो एंगल बेस आ रहे हैं, एंगल बेस वाला पढ़ लो थोड़ा, तो वो जो आप पढ़ के रखोगे ना, तो आपको ये चीज दिक्कत नहीं रहेगी मेंस में, क्योंकि आपको अभी ऐसा नहीं है आप टॉपिक लोगे 500 क्वेश्चन इंग्लिश ट्रिक लगाने, फिर मेन सॉल्यूशन की, फिर ऐसे आपके पास में टाइम नहीं है। आपको करनी स्मार्ट स्टडी, और लास्ट के आपको एक महीने कम से कम मॉक लगाने हैं, कम से कम 50 मॉक लगाने हैं आपको, वो हम बात करेंगे आगे कैसे लगाने, तभी तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आप ट्रिको पढ़ो। दूसरा जैसे मेन सॉल्यूशन है, तो मेन सॉल्यूशन में आपको पता है फॉर्मूले बेस आएगा, क्वेश्चन बनता ही नहीं है बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूले में बनेगा। जब भी क्वेश्चन सर क्या नाम है मेन सॉल्यूशन से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो मेन सॉल्यूशन से जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो कब बनेगा, याद रखना, वो बनेगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सरफेस एरिया से कैसा क्वेश्चन बनेगा, कोई क्यूब दे दिया, उसमें से कोई छोटा क्यूब निकाल लिया, तो भाई एरिया जो बच रहा है वो कितना बनेगा, कितना घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा, कॉर्नर पे से निकाला तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो वाला। तो सरफेस एरिया से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बाकी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वॉल्यूम के आप सारे जान रहे हो, सिलेंडर होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, ठीक है, तो आप वो सब पढ़ लेना। छंदक होगा, फ्रस्टम होगा, या फिर आप जब पढ़ोगे तो प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, तो वो सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ने हैं, वो फॉर्मूले याद रखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनकी। जब आप ज्योमेट्री की बात करो, तो ज्योमेट्री में क्या है, आपको पता है ज्योमेट्री में जब बात करें तो हमेशा ज्यादातर मैक्सिमम सिनेरियो में आप लोग देखोगे, जब क्वेश्चन आप उठाओगे मेंसुरेशन में, सॉरी ज्योमेट्री में, तो आप पाओगे कि जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वाली तो, ठीक है, यानी कि मैं बात करूं अंतः केंद्र की, ठीक है, तो अंतः केंद्र इसमें क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, चाहे तो इंसमेन में आ जाएगी, अंदर वाला आ जाए, जैसे 90 प्लस में a/2, या फिर एक्सटर्नल वाला आ जाए 90 माइनस a/2 वाला बन जाए, तो वो आपको जो पर्टिकुलर थ्योरम है वो पढ़नी। जब सर्किल आ गया, तो सर्किल का पता है आपको, 2 सर्किल दे रखे हैं इनकी, जब ये दो सर्किल दे दिए, तो इनकी ये जो स्पर्श रेखा ये क्या होगी, ये स्पर्श रेखा क्या होगी, या फिर कोसेंटर दे दिए तो ये क्या होगी, समझ रहे हो, ये सब पढ़ने की। फिर या फिर ये दे दिया तो ये जीवा क्या होगी, तो ये आपको सब पढ़नी पड़ेंगी। ये ऐसी चीजें हैं, मतलब शॉर्ट चीजें, अपने आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए 5-7 पेजों के, उनमें सारी चीजें लिख लीजिए, तो उससे होगा क्या, जब आप मेंस देने के लिए जा रहे होगे ना, तो उससे आप कम टाइम में वो सारी चीजें रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आप पूरा हर कॉपी तो उठा के पढ़ नहीं सकते। आई मेरी बात समझ में। तो मैथ में आपको करना क्या है, इन्हीं सब टॉपिक्स की क्या करनी है, प्रैक्टिस। अब इनके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या रही है मैथ में जो हमें करनी चाहिए, तो अब की बार क्या मतलब कि जो अभी पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, मेंस का, उसमें 2022 से जैसे पैटर्न बदला है ना, तो 2 टॉपिक और ऐड कर दिए मैथ्स में, ठीक है, वो 2 टॉपिक ऐड क्या करें, 2 टॉपिक ऐड क्या करें, पहला तो हमारा हो गया स्टैटिस्टिक, ठीक है, स्टैट्स बोलते हैं इसको, और दूसरा हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये टॉपिक। तो हो क्या रहा है भाई, जब ये 2 टॉपिक ऐड कर रहे हैं ना, ये जो 2 टॉपिक ऐड करें, तो इसमें जो पहला वाला टॉपिक है जिसका नाम स्टैटिक्स है, ठीक है, तो ये कैसा है, ये एक इजी टॉपिक है। अगर आप इसको 4 से ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 4 से 5 घंटे आप पढ़ोगे, 4 से 5 घंटे आप वीडियो पढ़ोगे, मेरे चैनल पे भी पढ़ सकते हो आप वीडियो इसकी, या कहीं भी जाकर पढ़ोगे जहां आपका मन लग रहा है, ठीक है, मैं अपना रिकमेंड करूंगा। तो आप जब ये पढ़ोगे, स्टैटिक्स पढ़ोगे आप, तो आप पाओगे इसके 4 से 5 घंटे देने के बाद में, इसका चाहे एक क्वेश्चन आ, चाहे 2 आ या 3 आ, आप 100% कर दोगे। आई समझ बात, 100% कर दोगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उसको पढ़ के ही नहीं जाएंगे, आई समझ में, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना स्टैटिक्स। दिक्कत आएगी आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो ये प्रोबेबिलिटी है इसमें आपको दिक्कत आएगी। इसमें दिक्कत क्यों आएगी, इसमें दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या, इजी प्रोबेबिलिटी तो पूछ नहीं रहा, ऐसा प्रोबेबिलिटी तो आएगा नहीं भाई, एक कॉइन उछाला तो बताइए हेड और टेल आने की प्रायिकता, आपने बता दी भाई हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 1/2 हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आएगा भाई पासा उछाला तो बताइए भैया 3 से डिवाइड होने वाले नंबर की प्रायिकता क्या रहेगी, ठीक है, तो आपने बता दिया भैया 2/6 करोगे आप तो 1/3 आ जाएगी, तो ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग के, ठीक है, कॉम्बिनेशन लग रहा है, परम्यूटेशन लग रहा है, तो वो जब उसके क्वेश्चन आएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो ये एक मैं कहूंगा ये आपका एक टफ है, ये एक टफ चैप्टर है जिसको समझना थोड़ा टफ है। अब लेकिन जिन बंदों को 90 आउट ऑफ नंबर लेके आना है, जिनको स्कोर करना है अच्छा, जिनको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, उन लोगों को ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा मेंस में। क्योंकि देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ जिसकी मैथ स्ट्रांग है ना, तो मैं ये कहूंगा उससे कि आप एक भी क्वेश्चन सिंगल मत छोड़ो, उसमें आप एक भी क्वेश्चन पर रिस्क लो ही मत।
रिस्क लेने से मेरा मतलब ये है कि आप जाओ मत, छोड़ के मान लो आपके 29 सही हो गए और आपको लग रहा है एक क्वेश्चन छूटा और इसी का छूट रहा है, मॉक में भी देख रहा हूँ इसी का छूट रहा है, तो आप मत छोड़ो, इस पर प्रैक्टिस करने लग जाओ अभी से। आपके पास में भी इतना सफिशिएंट टाइम है कि अगर आप इसके 100-200 क्वेश्चन लगा गए और उसको अच्छे से पढ़ के 5-6 घंटे आपने से 5-6 वीडियो देखी, तो आपका भाई चाहे एक क्वेश्चन आए या दो क्वेश्चन आए और दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, दो इसमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस बार 6 नंबर पक्के, मतलब जो अभी जो ट्रेंड है, जो मेंस का पैटर्न बना हुआ है, उसमें 6 नंबर बहुत ज्यादा वैरी करते हैं। नहीं मेरी बात समझ। तो आपको ये जो टॉपिक है मैथ्स का, ये पढ़ना है। कुल मिला के मेरा कहना है कि देखो जो मैंने टॉपिक्स बताए वो ये जो टॉपिक्स रहे, जब इनको आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स दोगे या प्रैक्टिस करोगे बार बार मॉक फॉर्मेट में मैथ के क्वेश्चंस की, तो आपको 90 में से 90 लाने के, मतलब 90 में से 90 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई बात समझ में। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो मैथ्स में, अगर आप एक्स्ट्रा करना हो, जैसे यार किसी को लग रहा है यार कि ये सब टॉपिक ही कर ले, लेकिन पता है कई बार किस्मत खराब रहती है ना, तब क्वेश्चन ऐसी जगह से आता है जहां किसी ने सोचा भी ना हो। जैसे कि देखो अभी जो पैटर्न चल रहा था, हम लोग क्या जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको भूल गए, पढ़ देंगे, यानी मैक्सिमम लोग बता रहा हूं मैं, उन लोगों के नहीं कह रहा जिन लोगों 90 में से 90 ला रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं यार 80-82 नंबर आए, चलो छोड़ो ना, क्या पढ़ना ना भाई ना। आप जब मैथ्स पढ़ोगे आप बिल्कुल भी नंबर नहीं छोड़ना, अपने 100 आउट में से 100 लाने, कहने का मतलब कि 90 में से 90 लेके आने ही आने। तो आप जो एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, तो आप एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ने के बाद में, ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 5-7 वीडियो हुई, किसी भी चैनल पे जाके आप देखो मैथ्स के पे, मैं भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप जब देखोगे ये सारी चीजें, तो 5-6 वीडियो जब अभी खत्म हो जाएंगे, तो आपके एटलीस्ट जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, देखो मान लो कोई समीकरण दे दिया x + y = 5 और लिखा कि समीकरण क्या बनेगा, ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे y = x + c में जो m की प्रवणता क्या होगी, अगर m1 - m दे रखा तो एंगल क्या रहा होगा, m1 = m2 दे रखा तो एंगल क्या रहा होगा, तो ये सब चीजें क्या है थोड़ा छोटे पढ़ के जाओगे तो आपको सही रहेंगी, क्योंकि आपको तैयार है ना फर्स्ट के लिए। इजी पेपर, मान लो इजी पेपर आया, तो इजी पेपर में क्या नुकसान होता है सबसे ज्यादा उस आदमी का जिसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, जिसने मेहनत करी है, क्योंकि जिसने प्रिपरेशन कम करी है, जो अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर इजी पेपर आ गया तो वो अच्छा स्कोर कर जाएगा, क्योंकि इजी पेपर आया है। और ऐसा है नहीं कि भाई 90 में से तुम लोग इजी पेपर आया तो 300 नंबर ले आओगे, 90 में से 90 से ज्यादा तो आने से रहे ना। जहां तुम लोग इजी पेपर में 90 में से 90 नंबर लेके आओगे, वहीं जिसने पढ़ाई नहीं की वो भी लेके आ रहा होगा 87-88 नंबर। आ रही समझ में बात। मान लो उसके भी 86-83 नंबर उसके भी आ रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको जाना 100% पढ़ के। आ रही बात समझ में, क्योंकि आपको है ना ऑस्ट्रेलिया तरह, क्योंकि जैसे ही 2 क्वेश्चन इसके डाले, 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के डाल दिए, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के डाल दिए अच्छे खासे, तो ये समझ लो आप जो लोग की तैयारी कम रही होगी वो लोग कंपटीशन से सीधे बाहर हो गए। आई समझ में, क्योंकि बच्चा क्या करता है, जो भी आदमी हल्की प्रिपरेशन होती है, या जो पहली बार एडवांस देने जा रहा होगा, या वो जिसने दिया 1-2 बार अच्छी प्रिपरेशन से नहीं रही है, तो वो क्या घबरा जाते हैं, जैसे क्वेश्चन देगा यार बन नहीं रहा, छोड़ो हटा, और एक बार भाई घबराया, पेपर में 60 मिनट होती है फर्स्ट हाफ के हाथ में, आप पूरा पेपर बिगाड़ के रख दोगे। तो इसलिए आप पहले ही इतनी प्रैक्टिस करके जाओ जिससे आपको घबराने वाली जो समस्या नहीं आई नहीं। तो ये तो थी हमारी मैथ की बात। अब मैं बात करता हूं आपको इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, ठीक है। इंग्लिश में मैं ये बोलूंगा, जो अभी इंग्लिश आ रही है 135 की, अब जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, उन्हें तो समझाने की जरूरत है नहीं, वो लोग तो ऑलरेडी पढ़े, क्योंकि देखो इंग्लिश में क्या है, रीडिंग, जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या है, एटलीस्ट आप ये मान के चलो 15 नंबर, यानी 15 क्वेश्चन, यानी कि 45 नंबर, यानी 1/3 पोर्शन तो आरसी से आ ही रहा है। आ रही मेरी बात समझ में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो चीज है भाई, हिंदी वालों नहीं समझ में आ रही तो, जिसमें आपके पैसेज या क्लोज टेस्ट आएंगे, हो सकता है कि 2 क्लोज यानी 10 क्लोज टेस्ट दे दे, 5 में आपका 5 क्वेश्चंस में आपका पैसेज दे दे, हो सकता है कि 5-5 क्वेश्चंस के 2 पैसेज दे दे और एक आपको क्लोज टेस्ट दे दे, वो जैसे ही फॉर्मेट में सेट करे उस पेपर को। लेकिन आपको इसमें नंबर, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट होगा, जो मतलब या सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हुआ या थोड़ा तैयारी वैसे नहीं, मैथ अच्छी रही है, तो उन लोगों के आरसी में नंबर नहीं आते, तो उन लोगों के नंबर कैसे आते हैं, 135 में से 85 नंबर आ गए, 80 नंबर आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, यानी कि 100 से नीचे नीचे रह रहे हैं, उनका 110 नंबर भी नहीं आ पा रहा। तो मेनली क्या उन लोगों के लिए ये वीडियो, जिन लोगों के ऑलरेडी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी समझदार है, वो तो ऑलरेडी अपना अच्छा स्कोर कर ही रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के 80-85 ये सब नंबर आ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, वो आरसी में नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं या क्या पढ़ना चाहिए। तो पहला तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि आप इंग्लिश में नंबर लाने के लिए, जैसे कि कुछ चीजें नहीं आ रही है, जब भी आप, जैसे पहले मैं वोकैब पोर्शन से शुरू करूं, तो वोकैब पोर्शन में अगर आपको कोई चीज दिक्कत देती है ना, जैसे कि वो सबसे पहले जो दिक्कत देती है वो देती है इडियम फ्रेज। अब इडियम फ्रेज दिक्कत क्यों देती है, ये हर बार कहीं ना कहीं से नहीं बन के आ रही है,
और कहीं ना कहीं से बन के नहीं आ रही है। ऐसा होता है कि पहले कोई पेपर हो गया तो उसके उठ के आ गई, जैसे मान लो किसी चीज का पेपर हो गया, कोई किसी मतलब ऐसा पैटर्न बैंक का पैटर्न रहा हो जिसमें ये सब चीज आ रही है, तो वहां से उठा के कोई क्वेश्चन दे दिया। या सीपीओ के जैसा भी पेपर हो रखे हैं, सीजीएसएल के पेपर हो गए, सीजीएल प्री के पेपर हो गए, तो यहाँ से जितनी भी वोकेब आ रखी है ना, जितने भी वोकेब, चाहे वो वन वर्ड हो, ठीक है, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, चाहे वो इडियम फ्रेज हो, तो ये सब आपको क्या, ये सब पढ़नी है। और ये सब आपको पढ़नी कौन सी है, 2024 का सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल प्री, ठीक है। और जब तक हो सकता है एमटीएस की भी आ जाएगी आंसर की वगैरह सब, तो एमटी ये सारी क्या जितनी भी इनमें वोकेब आ रखी है ना, नहीं चाहे मीडियम फ्रेज हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे सिनोनिम एंटोनिम, इसको सब पढ़नी है आपको, ये सारी पढ़नी है। इससे होगा क्या कि आप ऑलरेडी मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो आप ब्लैक बुक फॉलो कर ही रहे होगे, या फिर अदर जो प्लेटफॉर्म रहे होंगे, जैसे रानी मैम का प्लेटफॉर्म उन्होंने डाल रखा है अच्छा खासा नए नए कंटेंट्स में, तो वहां से पढ़ लिया आपने। लेकिन जब ये पढ़ लोगे ना तो आप बिल्कुल तैयार रहोगे, जो नया पैटर्न, लेटेस्ट जो पैटर्न आ रहा होगा उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो। क्योंकि कई बार ऐसा तो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आप ज्यादा नहीं आप लोग पढ़ोगे, 5-6 दिन में पढ़ दोगे सारी की सारी वोकेब वगैरह ये सारी यहाँ से आएगी, तो ये पढ़ लिया। आरसी में आपको क्या करना है, जिनका आरसी अभी स्ट्रांग नहीं, जिनको लग रहा है कि हम तो आरसी दे रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज और हमारा नहीं बैठ पा रहा, तो आप लोग क्या करो, अगर मैं आपसे कहूंगा कि यार बुक ले लो आरसी की, तो आप नहीं लगाओगे, समझिए कि आरसी बैठ के समझ, तो आप क्या करो, प्रीवियस पेपर उठाओ। अब प्रीवियस पेपर उठाने कौन से, 2022-23 में तो आप देखो दो मिलेंगे आपको, तो वो नहीं, आप उठाओ 2021, 2020, 2019, 2018, 10-11 पेपर उठाओ आप इंग्लिश के, जिनमें 200-200 क्वेश्चन होंगे, तो उनमें क्या मिलेगा आपको, बल्क में तो एरर मिल जाएंगी, बल्क में वोकेब मिलेगी, बल्क में आपको ये जो पोर्शन है जिसकी हम बात करें आरसी की, वो आपको बल्क में मिलेगा। तो होगा क्या, जब आप बड़े बड़े पैसे सॉल्व करोगे, बड़े बड़े क्लोज टेस्ट सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे ना कि कई बार ऐसा होता है क्लोज टेस्ट एक स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट है, जिसमें की स्टोरी बनती जा रही है, किसमें टेंस आ रहा है। क्लोज टेस्ट सॉल्व कैसे करते हैं कि हमको देखना है कि हमको नाउन आ रही नहीं आ रही, या टू की बात वी वन आएगी नहीं आएगी, समझ लो मेरी बात, आप एडजेक्टिव आएगा नहीं आएगा, मोस्ट दे रखा है या बता दे रखा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी नहीं आएगी, तो वो सब सारी चीज जब आपको ये ग्रामर पोर्शन अच्छे से रही होगी, कवर रही होगी, तब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर पाओगे। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब आपके 5 में से एक क्वेश्चन भी सही नहीं होगा ना, तो वहां आपके 5 में से 3 क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। आई बात समझ में, ये आपके ऊपर है कि आप खुद क्या करोगे इस टाइम में, तो ये आप कर सकते हो। बाकी आपका बचा क्या, जैसे कि और अच्छा क्वेश्चन कौन सा आता है इंग्लिश में अभी जो चल रहा है, एक आ रहा है पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस में क्या है, पीक्यूआरएस में आ रहा है कि भाई लेंथ देख के घबरा रहा है। सबसे मेन चीज ये कि लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन आ रही है, इतनी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन रह रही है, उसमें पीक्यूआरएस है, 2 लाइन दे दी बड़ी बड़ी, बस पढ़ाई नहीं, स्किप करके भाग गया। लेकिन आप जब देखोगे तो उसमें क्या कनेक्टिंग वर्ड दे रखे हो सकता है कंजक्शन दे रखा हो सकता है उसमें कोई नाउन दे रखा हो, नाउन के बाद में उसका प्रोनाउन लगा रखा हो, तो आपको क्या चीज, जब आप ये लोग अच्छे से पढ़ोगे, जब आप ढंग से पढ़ के जाओगे, प्रैक्टिस सही करोगे, एटलीस्ट आप पीक्यूआरएस लग जा रहे हो, तो आप पीक्यूआरएस पढ़ो ना भाई, आपको जॉब चाहिए तो आप लगाओ पीक्यूआरएस, क्यों नहीं लगा रहे हो? अब बिना लगाए तो नंबर आएंगे नहीं ना, जब आप लगाओगे नहीं तो नंबर आएंगे नहीं, तो पीक्यूआरएस लगाओ ना, लगा के जाओ, 500 क्वेश्चन लगाओ, मैं कह रहा हूँ 500 क्वेश्चन लगाओ, जब आपका एक विषय में 500 क्वेश्चन लगाने के बाद समझने के बाद आप देखना आपके सारे सही होने लग जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस की बात है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आएंगे कैसे? तो मैंने अब मेरा, हालांकि मैं नहीं बताता तब भी पढ़ सकते था, पर मेरा ये बताना है आपको कि कहाँ गड़बड़ आ रही होगी। आज जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, इंग्लिश थोड़ी वीक रही है, तो 80-50 से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा है, इसको बढ़ेगा कैसे? जब आप पढ़ोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, पुराने पेपर लगाओगे, धीरज से पढ़ोगे, 10-5 दिन आप तैयारी करो, प्रॉपर तरीके से मौका दोगे, तब ये सब चीजें सारी सॉल्व होंगी। तो ये अपनी इंग्लिश की बात थी। बाकी अभी हम लोग बात करेंगे अपनी रीजनिंग में आपका ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि मैं आपको वो चीज बताऊं कि आपको पढ़नी क्या है, एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है? क्योंकि पूरा रामायण पढ़ के जाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ना सिर्फ खाली वो ट्रिक जिससे रावण मरा। आई बात समझ में? ठीक, आपको वही चीज पढ़नी है कि आप बस एग्जाम कैसे निकाल सकते हो, एट द एंड मोटिव हमारा एग्जाम निकालना, एक जॉब लेना है। देखो सीधी सी बात है, चलो बाद में कर दूंगी ये वाली बात। रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग में आप जब देखोगे जो फिलहाल का ट्रेंड चल रहा है, तो मेरा ये मानना है जब आप पेपर उठा के देखो और खुद कंपैरिजन करो, तो आप पाओगे कि मैथ्स के कंपैरिजन में रीजनिंग ज्यादा मजबूत आ रही है। ज्यादा मजबूत मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग में, रीजनिंग ज्यादा टाइम ले रही है, मैथ से सॉल्व नहीं हो पा रही, 100% एक्यूरेसी में नहीं आ पा रही। तो आ क्यों नहीं पा रही? क्योंकि उसमें क्या है, इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, और जो भाई मॉक दे रहे होंगे आज तक की डेट में, जो ये वीडियो देखेंगे मेरी आज तक की डेट में मॉक दे रहे होंगे, तो वो देखेंगे उनके रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो ही रहे होंगे। आई बात समझ में? और ये क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखोगे रीजनिंग में एक फिक्स पैटर्न पकड़ रखा है इन्होंने अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए। वो पैटर्न है क्या? वो पैटर्न भाई ये है कि देखो, एक तो आ रहा है हमारा डायग्राम बेस्ड, डायग्राम या फिर कोई भी हमको आकृति दे रखी है, कोई पैटर्न दे रखा है, ठीक है, कोई
स्पेलिंग में मत जाना, वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझो आप बस। डायग्राम या कोई पैटर्न दे रखा है, जैसे कि मान लो ये कोई दिया, जैसे मैं समझा रहा हूँ पहले टाइप का क्वेश्चन जो गलत हो रहा होगा, जैसे कि ये मान लो दे रखा है, ये एक ए आकृति है, ठीक है, ये एक बी आकृति है, ये एक सी है, ये एक डी है, ठीक है। तो ये पूछ लिया, ये दे रखी है उसने 3, या फिर ऐसा होगा ये ई दे दी उसने, ये डी ई दे दी। अब ये पूछ क्या रहा होगा, अब इसमें आएगा कैसे, यहाँ इसने मान लो स्मॉल ए एक डायग्राम बनाया, स्मॉल बी बनाया, स्मॉल सी बनाया, स्मॉल डी बनाया, और ये पूछेगा या स्मॉल ई बनेगा तो क्या बनेगा और कैसे बन रहा होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें जो पैटर्न में जो क्वेश्चन है उसमें ये है भाई बात समझने वाली। एक तो सिंपल सिनेरियो होता है, सिंपल सिनेरियो कैसा, जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ऐसा कि एक पर्टिकुलर कोई मतलब, जैसे आप उसको अगर देसी भाषा में बोलूं कोई तिगड़म या फिर कुछ ट्रिक, जैसे कि देखो मान लो हो सकता है सर एक क्लॉकवाइज घुमा दिया, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, उसको क्लॉकवाइज, जैसे कि देखो पहले समझो तीर ऐसे था, अब तीर ऐसे हो गया, अब तीर ऐसे हो गया, अब तीर ऐसे हो गया, तो पता है ऐसे हो गया तो ऐसे होगा पहला क्वेश्चन। ये तो रही एक सिंपल अरेंजमेंट, जिसको क्वेश्चन आ रहा है इसको आप कर लोगे आराम से, ये तो एक सिंपल अरेंजमेंट क्वेश्चन की। आई मेरी बात समझ भाई, ये तो एक सिंपल अरेंजमेंट जो आपने पकड़ी कि कोई भी पैटर्न उसको आकृति को या तो उल्टा घुमा के ले जा रहा है, या 90 डिग्री ला रहा है, या 45 डिग्री ला रहा है, 135 ला रहा है, ठीक है। अब इसी सिंपल अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कैसे बनेगा कि ये कहेगा कि पहले इसको आकृति को इसने ऐसा करा, मतलब बता रहा हूं मैं, तीर नहीं है कि कुछ भी आ सकता है, पहले ऐसी थी तो इसको इसने ऐसे कर दिया, यानी 90 घुमा दिया, लेकिन जैसे 90 घुमाया इसको फिर यहां कर दिया। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि 90 थी, फिर 45 यानी 135 इधर आई, अब इसने क्या करा, जब भी जैसे यहां थी तो इसको अब क्या कर दिया, यहां, इसको फिर 90 कर दिया। आई बात समझ में। तो यहां की फिर ये ऐसे आ गई। तो ये कैसा कि ये आपको ऐसा समझना है कि दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, यहां हो रहे हैं क्या, यहां दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। कैसा कि पहले ए से बी बना, फिर बी से सी बना, फिर जो ए से बी में लग रही थी टर्म वही सी से डी में लगी, फिर डी से ई में वो लगेगी जो बी से सी में लग रही होगी। तो ये जब आप पकड़ोगे पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आप देखोगे, 10-5 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, 10-5 पेपर आप सॉल्व करोगे, तब आपको ये सारी चीज समझ में आएंगी, ऐसे समझ में नहीं आएंगी। आई मेरी बात भाई समझ कि पर्टिकुलर चीज लगा रखी है वो जब समझ में आ रही है, कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसी तीसरा जो क्वेश्चन बना वो ऐसा हो गया, यार ए से बी बना दिया, कोई मान लो इसने स्टार 1 एक जो अपनी संक्रिया थी वो लगाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन था वो इस पे अप्लाई करा, और उस ऑपरेशन से ए से बी बनाया। अब बी से सी बनाया वो 2 स्टार ऑपरेशन से बना दिया, 2 स्टार कोई ऑपरेशन लगे और उससे बना दिया। जब सी से डी बना रहा था फिर वही सिंगल स्टार इसने ऑपरेशन लगा दी। लेकिन जब डी से बी बनेगा तो आपको पता है डबल स्टार बना था बी से सी। अब ये जो पकड़ पाएगा कि ए से बी बना बी से सी, अब बच्चा यहाँ क्यों दिमाग खराब हो जाता है यार, यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग होता ही नहीं लग रहा, क्योंकि टाइम की कमी रहती है। अब ये टाइम की कमी कब पूरी होगी, जब आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर जाओगे, बहुत ज्यादा मॉक पेपर सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगा जाओगे, बहुत अच्छा पढ़ के जाओगे, तब ये सारी चीजें सॉल्व होंगी, अदरवाइज होंगी नहीं ये सॉल्व। क्योंकि आपको स्कोर करना है भाई, जब आप स्कोर करोगे नहीं तो आपके नंबर, मतलब आप स्कोर नहीं करोगे तो जॉब कैसे लोगे, फिर तो बाहर हो जाओगे। मान लो आपके 140 नंबर आए तो क्या फायदा, जॉब नहीं ले पाओगे। जब आप 40 लेके जा रहे तो हो सकता है आपको जॉब भी ना लगे। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तब आएगी ये चीज समझ में। और दूसरा जो टाइप के क्वेश्चन है जो रीजनिंग में जहां रहते हैं यार थोड़ा दिक्कत आ रही है क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं अक्सर, वो रहता है कैसा कि देखो एक स्टेटमेंट होगी, एक होगी आपके पास में स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा हुआ है XYZ जो भी। अब यहाँ पे दो इसके नीचे लिखे ऑप्शन, ठीक है, ये दो ऑप्शन, और जब पूछ क्या रहा होगा कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग इसमें निहित है या नहीं है, इंक्लूड है या नहीं है इसमें, या गलत है सही है, वो जो आप जो भी लिख रहा होगा उसमें। अब इसमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है करने का, कहीं भी कहीं बुक में इसका कोई रूल नहीं लिख रहा होगा पर्टिकुलर 100% रूल हो गया, कोई 100% रूल लिख रहा है उस रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें आपको करना है कि जब भी आप कोई भी बुक उठा के देख लो, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन जाने दे रखे होंगे, उसमें पूछा होगा, एक रूल रखा हुआ मिलेगा कि दी गई जो स्टेटमेंट है, जो ये स्टेटमेंट हमको दे रखी है, इस स्टेटमेंट को तुम्हें 100% मानना है ट्रू, 100% ट्रू मानना है। 100% ट्रू का मतलब कि जैसे इसमें लिख दिया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए 12 वर्ष की उम्र चाहिए, स्टेटमेंट में लिख दिया, लेकिन आपने पॉलिटी पढ़ी है 25 वर्ष की उम्र चाहिए, तो आपको वो 25 वर्ष वाली जो चीज है जो आपने पढ़ी हुई है एक्चुअली पॉलिटी के अंदर, वो यहाँ अप्लाई नहीं करनी। क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि जो इसमें स्टेटमेंट दी गई है उसको आप 100% मानो। आप यही मान लो कि जो वो कह रहा है कि 12 वर्ष की प्रधानमंत्री के लिए चाहिए तो बस वही चाहिए, आई बात समझ में, जो कह रहा है वही सही, उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन कैसा रहा होगा, यानी ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे,
मैं ये बता दूं, ये सॉल्व कैसे होंगे भाई, ये आपकी मेंटलिटी पे बेस्ड है, आप कितना समझ पाते हैं उस चीज को, कितना आप माइंड अप्लाई कर पाते हैं। इसका कोई 100% हार्डकोर रूल नहीं है, कोई, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं बता सकता। और जो टीचर पढ़ा रहे हैं भाई, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं 100% जो क्वेश्चन लेके आ रहा है कि भाई 100 क्वेश्चन की वीडियो लाया 3 घंटे की, 100 क्वेश्चन करा दिए, तो आप ये याद रखो वो वीडियो से पहले उसको सारे को सॉल्व कर चुके हैं, उनको पता है उसमें आंसर क्या है, तो आपको वो वही सारी चीज समझाएंगे, वही वो सेट कर देगा, कुल मिला के उसको आंसर लाना है, दोनों सही है तो दोनों सही करके ही बैठाएगा आपको। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि इसका हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, ये आपकी खुद की मेंटलिटी पे बेस है। लेकिन समझ में क्या आएगा, जब आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तब आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, एक चीज समझ में आएगी यार कि ऐसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है वो 100% मानना है, फिर वो अप्लाई कैसे होता है, पार्शियली अप्लाई कैसे होता है, वो चीजें तब समझ में आएगी जब आप इस पर 100% प्रैक्टिस कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, ऐसा पहला क्वेश्चन ये होगा जो गलत होता है, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा गलत होता है वो क्वेश्चन होता है हमारा कौन सा, कि एक ऑप्शन रहेगा हमारा, इसमें कोई बात लिखी हुई है, ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, एक सेकंड ऑप्शन इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब ये ऑप्शंस में क्या रहे होंगे, इसमें कोई बात कह दी, ठीक है, इसमें कोई बात कह दी, जैसे कि मान लो कि एक बात इसमें कहते कि इंडिया ने अब की बार रेलवे में, मतलब रेलवे के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है इसमें कि इंडिया है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाह रहा है, उसके पास में कमी है, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन दे दिए, अब नीचे जो ऑप्शन दे रखे होंगे 4 ऑप्शन, उसमें क्या लिख रहा होगा कि पहला कथन दूसरे कथन का प्रभाव है, यानी कि पहला रीजन रहा है, दूसरा इफेक्ट है, क्या बोलेगा कि दूसरा रीजन है, पहला इफेक्ट है, या बोलेगा कि दोनों ही इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, या बोलेगा कि दोनों ही इंडिपेंडेंट रीजन है किसी थर्ड पार्टी यानी थर्ड चीज के। तो वो चीज समझनी कैसे, अब ये क्या है, जब आप ये चीज पढ़ोगे, क्योंकि हार्ड फास्ट के रूल है नहीं, ऐसा जिनके रूल है नहीं, जैसे कि आपने वो चीज देखी होगी, एक सिलोजिज्म का आता है जिसमें बोलता है भाई कोई सभी ए बी हैं, तो आपको पता है कि आप बना लोगे भाई ऐसे करके, सभी ए यहाँ आ गए, ये बी आ गए, आपको पता है कुछ बी सी हैं, तो आपने बना लिया कुछ बी सी हैं, तो ऐसे तो आप कर लोगे, ऐसे तो इनकी ट्रिक है। ये मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट भी है, जब चलता है हमारा सेट सबसेट वाला क्वेश्चन, तो उसमें कर भी सकते हैं, लेकिन उसका नहीं है ना, जो ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इसका कहीं भी नहीं है, ये एट सच मेंशन नहीं है कहीं भी, तो ये आपकी मेंटलिटी पे बेस है, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना आप खुद से समझ पाओगे, तभी ये सब चीज सॉल्व होंगी। और जब आपको मींस में नंबर लाने हैं, 90 में से 90 नंबर रीजनिंग के अंदर लाने, एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि भाई देखो 180 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो 180 में 170 प्लस का टारगेट होना चाहिए, और एक अच्छा कैंडिडेट 170 प्लस नंबर लाएगा, तभी उसके पार पड़ेगी, तभी वो जॉब ले पाएगा अपनी ड्रीम जॉब लोकेशन के साथ में, ठीक है। अब बचा कौन सा हमारे पास में, बचा अब जिसके हम लास्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उसके बाद में हम खाली बताएंगे आपको जो हमारा बचा वो टॉपिक है। और भाई वीडियो आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, एंड तक बने रहना वीडियो में, आप जाओगे, ये मेरा दावा है आपसे, आप कुछ चीज समझोगे, जब आप अप्लाई करोगे तो आप खुद पाओगे आपका स्कोर इनहेंस हो रहा है, ठीक है। अब जो लास्ट चीज बची है हमारी, वो बची है हमारी जीएस एंड जीके, जिसका कोई भी ज्ञाता आदमी है ही नहीं, ठीक है भाई, मैं यहाँ खुद लिख रहा हूँ 100% कोई नहीं, 100% कोई नहीं बता सकता कहां से क्या आएगा कैसे नहीं आएगा। बस इतना है कि मैंने जो पढ़ के गया, जिस क्राइटेरिया को मैंने पढ़ा, अगर उस क्राइटेरिया में क्वेश्चन आ गया तो मेरी जीके सही रही। तुमने बहुत ज्यादा पढ़ा है लेकिन तुम्हारे बहुत ज्यादा पढ़े में क्वेश्चन नहीं आया तो तुम्हारी जीके हो गई खराब, क्योंकि जीके कोई फॉर्मूला बेस्ड जीके नहीं है कि फॉर्मूला आ रहा है उसको हम लगा देंगे, मैथ में तो फॉर्मूला आ रहा है लगाई देंगे हम लोग, तो उसमें कुछ वैसा नहीं है ना, आ रही बात मेरी समझ में। तो जीके में आपको करना क्या है कि आप 15 क्वेश्चन ला पाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखो हो सकता है बहुत लोगों को 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 22-22 सॉल्व कर देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आपको 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं ही। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे, तो आपको पता, जब पेपर उठाओगे तो आप देखोगे यार 25 में से ज्यादा नहीं तो 4 या 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आ रहे होंगे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, 4 नहीं मानो 3 से 4 मान के चलो, अगर लग रहा 5 ज्यादा, 3 से 4 तो करंट अफेयर के आ जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन ही आपके आ जाएंगे साइंस से, साइंस में आपकी मतलब सारी इंक्लूड होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री होगी, बायो होगी, सारी 3-4 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके लगभग 8 के क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ। अब जो 17 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, इसमें आपकी ऐड है पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी इकोनॉमिक्स। तो ये आपको पढ़नी कैसे है। अब भाई देखो इतना टाइम आपके पास भी नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर लो, बहुत तगड़ी पड़ जाओ तो आप सॉल्व कर लो 18 क्वेश्चन, उसका कोई मतलब नहीं। मेरा मानना ये कि जो 50 दिन पढ़ रहे हैं उस 50 दिन में आप ऐसा क्या पढ़ ले कि आपके नंबर भाई 15 क्वेश्चन यानी 45 नंबर आपके आने लग जाएं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप ये देखिए करंट अफेयर का, आप देखो करंट अफेयर आपको पढ़ने के लिए आप 2024 का भाई सारा करंट अफेयर पढ़ो, 50 दिन आप पढ़ लोगे आराम से।
और सारा करंट अफेयर ऐसे नहीं पढ़ना कि एक दिन का वीडियो देख रहे हो आप, कोई किसी भी चैनल को पकड़ के देखो, ऐसा मत देखो। आप क्या करो, आप मंथली बेसिस पे वीडियो बन रहे होंगे, बहुत सारा चैनल है आज के टाइम में, रवि या स्टडी आई कुछ के और कहीं, मैं तो उसको जानता हूँ, बहुत सारे चैनल है जो करंट अफेयर की वीडियो बना रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि जो जैसे 1-1 घंटे का उन्होंने वीडियो बना रखा होगा, जैसे जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, तो आप क्या करो, दिन में आपके पास में बहुत टाइम रहता है, ऐसा नहीं है कि आप 10-10 मॉक दे रहा होगा, एक मॉक दे रहे हो, एक मॉक देने में मान लो 2 घंटे का आपने मॉक दिया, 2 घंटे एनालाइज कर ले, 4 घंटे, लेकिन बाकी आप 8-10 घंटे तो पढ़ोगे, अवश्य बात है, मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, करंट अफेयर के लिए एक तो वीडियो देखना शुरू कर दो लगातार अभी से, जैसे कि आप लोग ये पकड़ लो, दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है, तो अब नवंबर तक, जनवरी से नवंबर तक यानी 11 वीडियो हो गई, और 11 वीडियो डल भी जाएंगी, अभी तक 9 डल चुकी होंगी, तो 9 घंटे हो गए। तो आप जैसे उसके अंदर 100 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है, वो वीडियो आप डेली बेसिस पर, डेली बेसिस का मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसे नहीं डेली लगा के 9 वीडियो देख ली, लेकिन आप ऐसा करो कि वीकली उन वीडियो को देखने लग जाओ, यानी वीक में वो आपको वीडियो खत्म कर ही देनी है, वो 9 वीडियो, 10 वीडियो, 12 वीडियो जितनी भी हैं, वो वीक में आपको खत्म कर देनी है, हर वीक में खत्म करनी है, हर वीक पढ़नी है। कब तक पढ़नी, जब तक कि पेपर ना आ जाए, जब तक कि पेपर आपका आना जाए, जब तक वो करंट अफेयर की वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहनी है, ठीक है। ये पढ़ ली, इसके बाद में आप क्या करना, एक चैनल है भाई, सब जानते हो, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आवाज सैनिक करके, आवाज मैथ बाय आवाज सैनिक, ये एक चैनल है, इस पे आप जाओ तो इन्होंने क्या करंट अफेयर का ना एक पीडीएफ फॉर्मेट डाला हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है उसमें, ठीक है। वो सारी चीजें इन्होंने एग्रीगेट कर दी, जो आप लोग वीडियो में पढ़ोगे वो सारी चीजें एक एग्रीगेट है। बाकी जो अभी जैसे कि इन्होंने प्रीलिम्स से पहले वो चीज बना दी थी, तो प्रीलिम्स के बाद का जो भी रहा है, जैसे मान लो प्रीलिम्स आपका सितंबर में खत्म हो गया था, सितंबर के बाद की जो भी चीज रही है, तो वो आप पढ़ लो, ठीक है, वो भी वीडियो बना देंगे। तो वो उस बुकलेट से, उस पीडीएफ से आप सारी करंट अफेयर पढ़ो। जब आप उससे करंट अफेयर पढ़ोगे ना और वो वीडियो देखोगे, तो आपकी करंट अफेयर अच्छी खासी तैयार हो जाएगी, क्राइटेरिया तैयार हो जाएगा, जहां से आपको खुद भी ये कॉन्फिडेंस आएगा भाई हाँ आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, आपको जैसे मैं अपना बताता हूँ, जैसे मुझे ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, ना मैंने पढ़ी कभी, ठीक है, लेकिन ऐसा रहता है कि जिसको आदमी को इंटरेस्ट है, जैसे मान लो मुझे पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप पॉलिटी के लिए क्या करो, आप पॉलिटी के मान लो 400 या 400 प्लस में आर्टिकल है, तो आप उसमें से 100-125 आर्टिकल छाट लो। 100-125 आर्टिकल कैसे छाटोगे भाई, यार बहुत ज्यादा हो गए भाई, कोई ज्यादा नहीं है। आप क्या करो, शुरू के आर्टिकल आपको पता है, जब आप पढ़ने जाओगे तो आप 100 आर्टिकल तो लगभग स्टार्टिंग पढ़ ही दे दो, क्योंकि आपको पता है राज्य पढ़ोगे, संघ पढ़ोगे, नागरिकता पढ़ोगे, फिर फंडामेंटल राइट पढ़ोगे, डीएसपी से जो अपनी राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद में आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पढ़ोगे, फिर प्रेसिडेंट पढ़ोगे, प्रेसिडेंट के बाद में प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे, प्राइम मिनिस्टर के बाद में आगे पार्लियामेंट आ गई, लोकसभा आ गई, लोकसभा स्पीकर आ गया, तो आप 100 तक तो वैसे ही पहुंच गए। ये सब आपको पता ही पढ़ लोगे, वो 12 से वहां तक 35 तक पढ़ लिया, फिर 52 से पढ़ लिया, फिर जो 36 है वहां से पढ़ लिया, 51 तक, ठीक है। आपने जो संसद पढ़ ली, उसके बाद में आपने पार्लियामेंट राज्यसभा पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, जो आपका अटॉर्नी जनरल 76 वो पढ़ लिया, 78 पढ़ लिया, प्रधानमंत्री कार्य प्रणाली 76 पढ़ लिया, 74 पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब पढ़ोगे, ऐसे आपको आगे भी पढ़ता जाना। जैसे 101 पढ़ लिया, 101 में क्या है, 108 में क्या दे रखा है, 110 में क्या है, मनी बिल है, 112 में क्या है, बजट, जिसको वही वार्षिक वित्तीय वार्षिक विवरण बोलते हैं, ठीक है, वो पढ़ लिया, 117 पढ़ लिया, ठीक है। आगे जाओगे 124 पढ़ लिया, 124 पढ़ लिया, 143 पढ़ लिया, 224 पढ़ लिया, ठीक है। जब जाओगे 212 पढ़ लिया, आगे बढ़ जाओगे 300 पढ़ा, 300 पढ़ा, 326 पढ़ा, 330 पढ़ा, 338 पढ़ा, 340 पढ़ा, फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो आपकी इमरजेंसी का आगे 352 पढ़ा, 360 पढ़ा, 356 पढ़ा, 365 पढ़ लिया। फिर थोड़ा जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट वाले हो, तो मोटा मोटी जब आप जाओगे तो पॉलिटी आप 2 दिन में खत्म कर दोगे भाई। तो ये रहा मेरा पॉलिटिकल, ये आपको पढ़नी है, और जब ये आप इतना पढ़ के जाओगे, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग से चीज पढ़ लो, तो पॉलिटिकल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो कि 2-3 क्वेश्चन आने तय है, ठीक है। अब रही हिस्ट्री में आप क्या करो, अभी का जो ट्रेंड रहता है ज्यादातर क्या है, जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री, उससे ज्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको नेगलेक्ट कर दो, उस पर मान लो से क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है, मान लो 4 क्वेश्चन एक एंशिएंट से आ गया, लेकिन आप एक क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करो, क्योंकि आपको मजा आएगा, तो आप मेडिवल हिस्ट्री है और उससे लेकर मॉडर्न, अभी कहां से कहां तक है, आपको 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और 1961 नेहरू जी खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये जब आप पढ़ोगे तो पढ़ लोगे आप, भाई पहले मोहम्मद कासिम आया, फिर मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन आया, गुलाम बंसा है, फिर आपका गुलाम आया, खिलजी आया, तुगलक आया, लोधी आया, फिर इसके बाद में आपका मुगल साम्राज्य आएगा, मुगल साम्राज्य में कौन आया, मराठा आ गए, कुछ मेन युद्ध हुए हैं वो पढ़ लिए, ठीक है। वो सब 1857 की क्रांति हुई, फिर कैसे हमारा जो इंडियन मूवमेंट है, जो भारत के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन था, वो चालू हुआ, 1857 क्रांति के विफल कारण क्या रहे, तो मोटा मोटा जब पढ़ोगे, और ये जिस आदमी को नंबर लाने हैं,
जिसे अपने नंबर स्ट्रॉन्ग करने, जिसे जॉब लेनी, वो आदमी ये सब पढ़ के जाएगा भाई। ये मजाक वाली बात नहीं। जिनको लग रहा है अरे यार आप तो वैसे ही बता रहे हो, तो जिस आदमी को नौकरी लेनी है, जिसे नौकरी लगनी, वो ये सब काम करके जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। और जिसको नौकरी नहीं लेनी, जिसको फालतू में सब देखना है, तो वो तो वीडियो भाई स्किप करेंगे। उनका यही काम होता है भाई, वीडियो करा स्किप, भाग चलो, ये सब और कोई देखेंगे। तो टाइम वेस्टिंग है, टोटल टाइम वेस्टिंग से कोई मतलब नहीं है। प्रीशियस टाइम है आपका, वैल्यूबल टाइम है। जितना हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एटलीस्ट एट द एंड आपको प्रैक्टिस ही करनी है, और प्रैक्टिस ही सफलता का मार्ग है आपका। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही तगड़े क्रिकेटर हो, अगर आपने मैदान में जाके प्रैक्टिस नहीं करी, आप बॉल नहीं मार पाओगे। ठीक है, आप बहुत कम अच्छे प्रैक्टिसर हो, बहुत मतलब बढ़िया अच्छे बल्लेबाज नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी रही है, तो आप हो सकता है अच्छे शॉट्स खेल जाओ। आ रही मेरी बात समझ में? ये रहा। उसके बाद में जैसे कि आप ये हिस्ट्री पढ़ोगे तो मॉडर्न में आप गांधी एरा पढ़ लिया, 1915 में गांधी आए, फिर क्या क्या हुआ, कौन से उन्होंने सत्याग्रह, कौन से नेशनल मूवमेंट रहे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर रहा, उन्होंने क्या, बहुत से समाज आए। ठीक है, जैसे सत्यशोधक समाज आया, ब्रह्म समाज आया, आर्य समाज आया, किन्होंने क्या किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी कैसे बनी, इंग्लैंड में क्या रहा। तो वो सब मोटे मोटे क्राइटेरिया होता है जो आप एक ल्यूसेंट से भी कवर कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो होगा उससे भी कवर कर सकते हो। ठीक है, आ रही बात मेरी समझ में? और आगे चलता हूँ, जैसे ज्योग्राफी आया, तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, तो ज्योग्राफी में भाई मेरा मानना, देखो मैं खुद की मेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट क्या पढ़ के जाना चाहिए। देखो जितने भी वन्य अभ्यारण्य है वो पढ़ के जाओ, ड्रेनेज सिस्टम, सिंचाई चंद्र जितना भी इंडिया का, ठीक है, पूर्वी घाट वाली, पश्चिमी घाट वाली, बंगाल की खाड़ी वाली, अरब सागर वाली, वो सब पढ़ के जाओ, हिमालय वाली वो सब पढ़ के जाओ। आ रही बात समझ में? सतपुड़ा रेंज क्या है वो सब पढ़ के जाओ, दर्रे क्या है वो सब पढ़ के जाओ आप। आ रही बात समझ में? और कल्चर क्या है, जैसे मान लो कौन सी जगह पे कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, कौन सा नहीं है, कौन सा फेस्टिवल, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा आते हैं। और हिस्ट्री में एक टॉपिक और है वो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे जो हमारा साउथ एरिया है ना, जो डायनेस्टी पूछी जाएगी ना वंश, तो इस साउथ वाले एरिया से पूछी जाएगी, जिसमें बहुत ज्यादा वंश है, बहुत ज्यादा संस्थापक रहे। और छोटा क्वेश्चन है, कोई संस्थापक क्या था, किसको क्या उपाधि दी थी। तो भाई प्रैक्टिस करो, आपको नंबर लेके आने, आपको जॉब लेनी है, आपको सीजीएल में लगना है, नौकरी चाहिए, 4600 80,000 तनखा चाहिए, तो लगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी। और 50 दिन जो आदमी कड़ा पड़ के लग गया ना, जिसने कड़ी मेहनत कर ली, जिसने जी तोड़ मेहनत की, जो उसने पढ़ा, और ज्यादा नहीं 10 घंटे भाई, 14 घंटा कुछ भी करो, सो खाओ पियो मजे करो, जो करो 10 घंटे अच्छे से पढ़ लो। सरकारी नौकरी इस बार हाथ में है, 17,000 प्लस वैकेंसी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज समझ बात। ज्योग्राफी का ये है। इकोनॉमी का, इकोनॉमी में देखो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन इकोनॉमी जब पढ़ के जा रहा हूँ तो जो टर्म है, जैसे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, डिफ्लेशन क्या हो रहा है, ठीक है, एनएसपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जैसे टर्म है वो पढ़ ली। जितनी अपनी पंचवर्षीय 5 वर्ष जो 5 ईयर की स्कीम्स है वो सारी पढ़ ली, और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो। ये मेरा इकोनॉमी में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। अब इसके बाद में क्या बात करने वाला हूँ वो सुनो। ये सारा जब आपने पढ़ लिया, ये सारा आपने कवर कर लिया, और ये बहुत ज्यादा तगड़ा मैटर नहीं बताया, क्योंकि इसमें से आप 80% ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको 20% प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोग प्री दे के बैठो। और जब आप लोग प्री दे के बैठो तो आपके प्री में नंबर भी अच्छा रहे, आपके पास में कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए भाई। ठीक है, कोई आपको ये बोल रहा है यार आपका नहीं होगा, अच्छे नंबर नहीं आ रहे यार इस बार ना भी ना, बिल्कुल इस बार ही तैयारी करो, इस बार ही एग्जाम निकालना है, अगली बार के लिए मौका मत दो, अगली बार क्या हो क्या ना हो सकता है वैकेंसी आए, नहीं हो सकता है वैकेंसी बहुत कम आए, तो क्यों देना जब इस बार वैकेंसी है, इस बार अपॉर्चुनिटी है। और जिसको आप ये मान के चलो, जिसका बॉर्डर पे एग्जाम निकला कट ऑफ पे, चाहे जिसका 170 पे निकला एग्जाम पे, भाई अपॉर्चुनिटी दोनों के पास में है मेंस देने की, तो अपॉर्चुनिटी दोनों के पास में, खुद की लाइफ को बदलने की दोनों के पास में बराबर है। आई बात समझ? अब चलते हैं भाई, जब आपने प्रिपरेशन कर ली है, जब आप प्रिपरेशन कर पा रहे हो, आपने प्रिपरेशन कर ली, तो आपने प्रैक्टिस भी करी बहुत ज्यादा, अब आपको देने मॉक टेस्ट। ठीक है, अब जब आप ये मॉक टेस्ट दोगे, आपने मॉक टेस्ट देना शुरू करा, ठीक है, आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, आप आए 250 नंबर, आप पूरा एनालाइज करो। इसमें करना क्या है आपको, 250 नंबर है, और 250 से 300 नंबर लाने में, 250 से 300 नंबर लाने में भाई 13 से 14 क्वेश्चन आपने सही करे और आपका काम होगा। और आप देख पा रहे हो कैसे हो रहा होगा, 3-4 क्वेश्चन मैथ, 3 क्वेश्चन मैथ में गलत हो गए, 4 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हो गए, 4 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में गलत हो गए, और 3 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए जीके। और जो ये क्वेश्चन गलत हुए इसमें आप देखोगे जो 250 नंबर में क्या कहानी रही होगी, जब आप ये एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि जो मेरे मैथ में क्वेश्चन गलत हुए यार, वो मेरे सिली मिस्टेक्स हो गए, मुझे तो कैलकुलेशन आती थी यार, मुझे फॉर्मूला आता था, अरे मैंने तो गलत लगा दिया, मैंने प्लस का माइनस बना दिया यार, अरे मुझको डिवाइड करना था नहीं कर पाया। ठीक है, रीजनिंग में देखो, अरे यार ये आ रहा था मेरा, मैं नहीं कर पाया। तो ये सब क्यों है, ये सब कमियां हैं आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस की, कि आपने मॉक नहीं दिए। मॉक का क्या काम है, मॉक ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ रहे हैं वो वहेंगे, मॉक इसलिए दिया जा रहा है कि आप उस फॉर्मेट में जैसा ही पेपर आएगा वैसा ये फॉर्मेट हमने बनाया है, इस फॉर्मेट में आप क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि आपको उस फॉर्मेट में क्वेश्चन लगाने हैं। दूसरा जो टाइम गैप है, जैसे 1 घंटे में दे रखा 60 क्वेश्चन, क्योंकि आप दोगे, जिस आदमी ने मौका नहीं दिया और पढ़ाई पढ़ा है, तो आप देख रहे हो 1 घंटे में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस नहीं रही। क्योंकि देखो क्वेश्चन सबको आते हैं, दूसरे दो पेपर किसी को भी पकड़ा दो हर आदमी सॉल्व कर देगा उसको, लेकिन उस टाइम पीरियड में उस 1 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं, और वही आपका 1 घंटा डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपकी लाइफ का। आई समझ मेरी बात?
तो आपको करना क्या है, आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करो, बहुत मॉक्स दो, मॉक को एनालाइज करो, जो टॉपिक आपको लग रहा है यार जो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, उसको पढ़ो, उस पर प्रैक्टिस करो, अगले मॉक में फिर दो, आपका इनहेंस होगा स्कोर। ठीक है, इंग्लिश में, जीएस में, रीजनिंग में सारी चीजें ऐसी होंगी, आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है। आपको जो मॉक टेस्ट लग रहा है सही, जहां लग रहा है यार मेरे को ये मॉक टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को टेक्स्ट बुक अच्छी लग रही है, मुझे ऑलिव बोर्ड अच्छा लग रहा है, मुझे ग्रेड, जहां खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये चीज ध्यान रखो। पहले आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, जब आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो आप पाओगे कि जो मॉक टेस्ट बनाया हुआ है वो प्रीवियस पेपर से बहुत ज्यादा सही बनाया हुआ है। किसी भी आप प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, जैसे कि टेक्स्ट बुक जो बनाती हो बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट पे बनाती है। आई मेरी बात समझ में, मैं खुद टेक्स्ट बुक फॉलो करता हूँ। तो जब टेक्स्ट बुक के मॉक दोगे तो आप देखोगे यार ऐसा ही प्रीवियस पेपर है, ऐसा ही थोड़ा बहुत अच्छा बना रखा है ये। ठीक है, तो आप जब पाओगे यार ऐसा ही पेपर आना है ना, तो आप जब दोगे नंबर, आपको लग रहा है 250 आए, कल मेरे मान लो 205 ही नंबर बढ़े, 255 बढ़े, तो आने वाले 10 दिन में भाई आप आराम से 300 के आसपास में होगे। लेकिन कब, जब आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी, जब आप सही तरीके से पढ़ो, सही एनालाइज किया है आपने, सही आपकी अप्रोच रही है, टाइम वेस्ट नहीं किया, फालतू किसी की बातें नहीं सुनी, कोई मान लो कुछ ही बोल रहा है भाई, कोई कुछ भी बोलता रहे, तुम्हें एट द एंड पढ़ना ही है। ये तो हमारी सब पढ़ने वाली बात थी, प्रैक्टिस वाली बात थी, और बढ़ जाए, बाकी हम लोग आगे बात करेंगे। मेन चीज अब मेरा थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देने का, देखो दोस्तों ऐसा है, वैकेंसियां हर साल कम ज्यादा होती जा रही है, इस बार में आपकी किस्मत है बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा बढ़िया वैकेंसी आ गई है, आप लोग पढ़ो। बाकी ऐसा देखो, अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हमें जॉब मिल जाए, हमें नौकरी चाहिए, एसएससी सीजीएल में ही नौकरी चाहिए भाई, किसी का जीएसटी इंस्पेक्टर होगा, किसी का वर्दी होगा, किसी का 3 स्टार होगा, किसी का भैया सीबीआई होगा, किसी का ईडी होगा, किसी का टीए होगा, किसी का होगा कि एक जॉब चाहिए, किसी का होगा कि भाई नौकरी लग जाए, किसी के घर वाले इंतजार कर रहे हैं। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इन लोगों में से मैक्सिमम, मेरा मतलब है कि 95% बच्चे वही सब गरीब गांवों से आए हुए या फिर सिटी में भी रह रहे होंगे, बेचारे गरीब बंदे हैं, जिनके माँ बाप बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, कुछ है नहीं, एक उम्मीद बची है खाली ये कि यार एक नौकरी लग जाए कैसे भी करके, तो बस जीवन सफल हो जाए, घर वाले भी खुश हो जाएं। आ रही मेरी बात समझ, क्योंकि भाई जो आदमी, मजदूर आदमी जो रह रहा है, जो रूमों में बच्चे रह रहे हैं, आप देखो कहीं भी चले जाओ, जयपुर, दिल्ली, अलवर, राजस्थान, बिहार, यूपी, पटना, कहीं भी चले जाओ, जो लोग रूम पे रह रहे हैं, रूम पे रहकर तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की हालत देखो आप जाके, जहां से वो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। रैंकर छोड़ो, जो लोग एट एंड जो लास्ट रहेगी ना, आज जैसे 17,027 वैकेंसी है, तो जिसकी 17,027 रैंक रहेगी उस बंदे से जाके पूछो आप। आई मेरी बात समझ में, तो आप देखोगे वो बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं यार जी तोड़, पैसे नहीं है, 100 रुपए में एडजस्ट कर रहे हैं, सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब सारी चीजें मैं खुद झेला हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो आदमी सिलेक्शन लेगा, जिस आदमी ने सिलेक्शन लिया, जिस आदमी ने नौकरी ली है, उसने कोई अलग से तीर नहीं मारे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं वो अमेरिका जाके कोचिंग लेकर आया, उसने 22 सब भारत में रह रहे हैं, सब उन टीचरों से पढ़ेंगे जिनसे तुम पढ़ रहे हो, सब वही कंटेंट पढ़ेंगे। बात ये है कंसिस्टेंसी की, सही तरीके से पढ़ने की, सही प्रैक्टिस करने की, सही अप्रोच रखने की। जब आप ये सारी चीजें रखोगे, जब आपकी ये रहेगी, जब आपकी ऐसी अप्रोच रहेगी, तो मैं डेफिनेट कह सकता हूं, मैं वादे के साथ कहूंगा कि भाई साहब ऐसा कोई मजाल नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो, 100% आपका सिलेक्शन होगा, नौकरी आपके हाथ में होगी। ठीक है, तो अब मेहनत करते रहिएगा, आगे मैं वीडियो आपके साथ में जरूर बनाऊंगा। और जिन भाइयों को लगता है, जिनके कम नंबर आ रहे हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो भाई मेरा वीडियो पूरा देखो, उसको देखने के बाद आपको लगता है यार कुछ चीजें कमी, आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, मैं नंबर डाल दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन एटलीस्ट मेहनत करते रहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मान लो बहुत सारे यूट्यूबर बहुत वीडियो बना रहे हैं, सबका प्रोजेक्ट है कोई लाख गाड़ी भाई, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, लाइक आए, देखो आपको अच्छा लगता है आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऑब्वियसली बात है शेयर करो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो मैंने बताया है, अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, एक बार उसको एनालाइज करोगे, तो डेफिनेट ये चीज आप पे वर्क करेगी, आपको जरूर काम आएगी आपकी तैयारी में, आपके सिलेक्शन लेने में भाई। ठीक है, और आपके सिलेक्शन अगर आप सेलेक्ट होते हो तो भाई मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि देखो मैं भी एक ऐसे घर से था क्या, घर से आज भी वैसा ही हूँ। ठीक है लेकिन आज जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा इज्जत है। गांव में जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो गरीब आदमी है वो एक सरकारी नौकरी उसके पास में है, जिससे वो अपनी सारी चीजें ले सकता है। क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन नहीं है ना, हमारे पास में बहुत ज्यादा पैसा है जो हम ला कर ले, 5-10 लाख रुपए नहीं, हमारे पास कोई बिजनेस खोल दिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन है, सिर्फ एक पढ़ना हमारे हाथ में है, और टाइम 24 घंटे सबके पास बराबर है भगवान की दया से। तो इसलिए आप जितना हो सकता है, जिस भी हालात में है, जहां कहीं भी रह रहे हैं, एसी के कमरे में तो, गर्मी में तो, सर्दी में तो, जैसे भी, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ के ही आप अपने हालात बदल सकते हो। आप जिस किसी हालात में हो ना भाई, जो लोग तैयारी कर रहे हो ध्यान से सुन लो, सिर्फ पढ़ के ही हालात बदले जा सकते हैं, और कोई भी नहीं है।
आपके पास में कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या बदल दो हालात, सिर्फ पढ़ के और नौकरी लग के, क्योंकि अब जब पढ़ोगे बहुत अच्छा पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, और नौकरी लगेगी तो सारी चीजें सुधर जाएंगी। जो आज वीडियो मैं बना रहा हूं ना, कल आप भी अपने आस पड़ोस समाज में 2 बच्चों को ज्ञान दे रहे होगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम दूंगा यहीं पे ही। और बाकी ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वाइब्रेंट अमित, इसको जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करो, उतना शेयर करो, लाइक करो, भर भर के कमेंट्स करो। ठीक है भाई, जय हिंद। और दोस्तों खुश रहिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। बाय बाय।